अस्सलाम वालेकुम बेटा। टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 में इसका नाम क्या है? इस टाइप का नाम है बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशंस। क्या नाम है? रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब मैं आपको पहले तैयार करवाता हूँ कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। ये इसकी डेफिनेशन के अल्फाज आप ये याद रखिए। एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1 over x। तवज्जो से सुनिए, ये अल्फाज आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। एन इक्वेशन which remains unchanged, जिससे कोई फर्क नहीं पड़े, जो बदले नहीं, जो तब्दील ना हो, जिस पे कोई असर ना हो। किस चीज़ का? जब उसमें मौजूद हर x को आप रिप्लेस कर दें 1 ओवर x से। मतलब आप प्रैक्टिस के तौर पर कर भी सकते हैं। आप अगर देखना चाहें कि उसमें हर x की जगह पे 1 ओवर x लिख के उसको सिंप्लीफाई करें, वो फिर अपनी शुरू वाली शक्ल में आपको वापस मिलेगी। तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। कुछ और बताते हैं इसके बारे में आपको। जो टाइप नंबर 3 है, इसकी जनरल फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है कि ये इस तरह की हो सकती है या फिर इस तरह की हो सकती है, कि फॉर्म एक से दूसरी बनती है, लेकिन कोई भी आपके सामने क्वेश्चन में आ सकती है। मैं पहले आपको इसके इस वाले हिस्से के बारे में बताऊं। अगर बेटा इस इक्वेशन में आप हर x की जगह पे 1 ओवर x लिख के इसकी प्रैक्टिस करें, तो इसे आप फिर अपनी असल शक्ल में फिर से देख लोगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम करके दिखाया हुआ है आपकी बुक में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। पहले मैंने क्या बताई है, आपने वो याद कर ली है? रिपीट कर देता हूँ। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x is called reciprocal equation। अब अगली बात सुनिए, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। इन सच एन इक्वेशन, ये इसकी एक और पहचान है। इन सच एन इक्वेशन द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and the end are equal in magnitude। इस बात को आसान करके बताता हूं। ये इसको जरा आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ये मकसद आपको वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, मैंने ये कहा द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट कहते हैं बराबर फासले वाली। तो बराबर फासले से मतलब क्या है वो भी बता दूं। जो पहली टर्म है और एंड से पहले, जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। ये देखिए, यहां क्या है a, यहां क्या है a। सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म कोफिशिएंट देखिए सेम। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि इन सच एन इक्वेशन द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन ज्यादा नहीं इस टाइप के, कोई दो सवाल हैं आपके एक्सरसाइज के 10 और 11, और एक एग्जांपल है। एग्जांपल आपके सामने मैं आपको समझा रहा हूं, तो जरा पहचान कीजिए। जो बातें मैंने बताई उससे आपको याद आ जाएगा कि ये फलान टाइप है। इक्वेशन को जरा गौर से देखिए। पहली टर्म का कोफिशिएंट बताइए क्या लिखा हुआ है? 2 लास्ट 2। सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कोफिशिएंट क्या है? -5। एंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड also -5। तो ये पहचान के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, आपको इससे भी पहचान हो जाएगी। अब ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है कि अगर आप इसमें हर x की जगह पे 1 ओवर x को लिख के देखेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहचान क्या होगी कि ये कौन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसे हल करने के लिए, या कह लें कि इसे इस तरह की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि x² से डिवाइड कर रहे हैं हम हर टर्म को। इसकी हर टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं x पे पावर 2 के साथ। तो ये देखिए, ये स्टेप मैंने यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। हर किसी के नीचे x पे पावर 2 लिख दिया। कैंसिलेशन से आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर x पे पावर 4 है, नीचे x पे पावर 2 है, तो कैंसिलेशन के बाद क्या रह जाएगा?
x पे पावर 2 बचेगा, यहाँ x स्क्वायर से कट गया, यहाँ नीचे x और यहाँ नीचे x पे पावर 2 रह जाएगा। अब एक जैसी टर्म्स जैसे यहाँ x पे पावर 2 और यहाँ भी x पे पावर 2, चाहे ये नीचे 1 ओवर x पे पावर 2 कह लें, इनको इकट्ठा लिख लें, पास लिख लें, और इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसे कॉमन निकाल। क्या कॉमन निकाला? 2, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैं निशान लगा देता हूँ आपको, मैंने इस टर्म को इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इन दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा? गौर करें, -5 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा? x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 ओवर एक्स। माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस देगा, कांस्टेंट टर्म अपनी जगह पे। अब यहाँ इस फॉर्म को, इसके इस स्टेप को मैं कंपेयर करता हूँ इस फॉर्म के साथ। ये बात आपको बताई गई थी कि आपकी इक्वेशन, यानी कि आपको सवाल यहाँ से भी मिल सकता है, इसलिए लिखा हुआ है इक्वेशन इस शक्ल में भी हो सकती है। तो देखिए वही हिस्सा x प्लस 1 ओवर एक्स, ब्रैकेट में यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, बाहर कुछ कांस्टेंट्स, ये वाली शेप। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब बेटा इसमें x प्लस 1 ओवर एक्स को y ऐड करना होता है। x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे तो y लिख दिया जाएगा, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है? इसके लिए मैं चंद स्टेप्स, वो मैंने हिस्सा यहाँ पे रखा है, इसको आपको और से समझाता हूँ। मैंने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड्स पे, किसके? ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है, x प्लस 1 ओवर एक्स को y ऐड किया ना हमने, दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर खोलिए, कैसे खोलते हैं स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर खोलने का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो a और b है, x स्क्वायर, वो x 1 ओवर x से कट गया तो 2 लिखा होगा। सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ये 2 इस साइड पे नहीं चाहिए, तो इस साइड से हटाएं, दूसरी साइड पे भेजें तो साइन चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो फिर हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? y स्क्वायर माइनस 2। आप डायरेक्ट पे लिख सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अगर आप इसका डिस्प्ले दे दें क्वेश्चन में तो ज्यादा अच्छा है। 2 इंटू इसकी जगह पे क्या लिखा जी? y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5, इसको हमने y ऐड किया था, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई? फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हम अपने कौन से टास्क को पूरा कर चुके हैं बच्चों? बताइए मुझे जरा, आप बताइए कहाँ पहुंच चुके हैं हम? जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया हमने, तो एक स्टेप पूरा हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना तो आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता होगा, बहुत प्रैक्टिस है हमारी, कई मेथड है आपके पास, जैसे मुनासिब लगे। फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हर इक्वेशन को हल कर देता है ना, तो मैंने ऐसे ही किया। उसे सॉल्व करने पे जो 2 वैल्यूज आई हैं वो मैंने डायरेक्ट लिखनी है, आपने वो स्टेप शो करने हैं पेज पे, पेपर पे, इवन अपने कॉपी पे भी, रजिस्टर पे भी। ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं करना, तो मैंने वो आपके लिए काम छोड़ा है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ स्टेप को, कि इसके बाद इस स्टेप तक आने पे जो अमल है वो मैंने स्किप किया है, वो आप खुद से आसानी से कर सकते हैं। y की वैल्यूज मिल गई हमें तो, लेकिन y नाम किसका रखा था? थोड़ी देर पहले हमने y किसे पुट किया? x प्लस 1 ओवर x को, तो x प्लस 1 ओवर x लिख दिया गया हर y की जगह पे। अब जाहिर बात है इसे आगे x के लिए हल करना होगा, तो वो सिंप्लीफिकेशन, ये हमारे एक्चुअली सारा पहले किया हुआ काम फिर से हमारे हाथों से गुजरा है, और बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। तो बेटा जी क्या किया? नीचे क्या कुछ था? डिनोमिनेटर पे क्या है? x भी है और एक जगह पे 2 भी है, तो मैंने उसको इकट्ठा किया, कितना बना? 2x, उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख लीजिएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इक्वेशन आई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही काम यहाँ पे करने पे इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? फिर से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें,
फैक्टराइजेशन हो रही है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, जो आप चाहें। तो इस हिस्से से x की दो वैल्यूज आपके सामने 9 प्लस माइनस अंडर ऑफ 65/4, और ये क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू -1 को दो बार लिखा, रिपीटेड इक्वल वाली टर्म है ये, क्योंकि पार्ट 2 वाली इक्वेशन को हल कर रहे हो तो जवाब 2 मिलते हैं। ठीक है, हमारी वैल्यूज पूरी हो गई, ये सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को। अब सॉल्यूशन सेट लिखने का टाइम है। तो सॉल्यूशन सेट में मैंने इसे -1 को लिखा है और यहाँ से 2। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जवाब 4 आए थे, सॉल्यूशन सेट में 3 है सिर्फ। तो बेटा इसलिए आपको पता है कि सेट जब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उनमें एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता, अगर वो हमारी जो लिस्ट है, हमारी जो कलेक्शन है, उसमें चाहे हमारे पास एक से ज़्यादा बार हो, लेकिन जब सेट के टर्म में हमने उन्हें शामिल करना है तो एक बार लिखा जाता है। इसलिए -1 को आप एक ही बार लिखेंगे और साथ में ये वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये रिपीटेड इक्वल वाली टर्म। तो आई होप आपको टाइप नंबर 3 भी ज़रूर समझ आ गई होगी। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कोई बात रह तो नहीं गई इसमें मज़ीद समझने वाले। तो थोड़ा सा जनरल फॉर्म पे दोबारा से बात कर लेते हैं। कुछ पेचीदगी अगर आपको लग रही है तो आप तवज्जो कीजिए इस पे। मैंने इस हिस्से से बात शुरू की है बेटा कि हमारी इक्वेशन आमतौर पर जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, जो रकम आपको दी हुई है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो उसमें इस तरह की शक्लें मौजूद हैं। आपके जो दो क्वेश्चन है 10 और 11 और आपके एक एग्जाम्पल है, इस फॉर्म से शुरू होती है। और इसके लिए अल्फाज तो हमने याद ये किए हैं कि एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1/x। और अगली बात हमने याद ये की है कि ऐसी इक्वेशन के शुरू और आखिर से बराबर फासले पर पड़ी हुई टर्म्स के कोफिशिएंट्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, सेम नंबर होते हैं। तो यही इसकी पहचान के लिए आसान वाला पॉइंट है। यूं ही आप इसे पिक कर सकते हैं आसानी से। आप इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल को देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पहली टर्म का कोफिशिएंट 2, आखिरी टर्म का कोफिशिएंट 2, सेकंड का -5, सेकंड लास्ट का -5। सो ये तरीका है इसे पहचान करने का। अब अगर आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फलां टाइप है, तो इसके हल करने के अमल की तरफ जाते हैं, जिसके लिए क्या कर रहे हैं हम, x पे पार्ट 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को। एक जैसी पार्ट्स वाली टर्म मीन x पे पार्ट 2, 1/x पे पार्ट 2, उनको पास लिखा, उनमें से कुछ कॉमन लिया, x और 1/x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके उनमें से कुछ कॉमन लिया। यहाँ से हमें इस वाली शक्ल के बाद आने पे पता चला कि हमें x + 1/x को y पुट करना होगा इसमें, और ऐसा ही किया हमने कि x + 1/x को y पुट कर दिया। y पुट करने से x² + 1/x² की वैल्यू निकालने के बाद हमें हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक शक्ल में नज़र आ गई, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हल करने पे जो y की दो वैल्यूज आई हैं, उन्हें फिर उसी सब्स्टिट्यूशन में y जिसका नाम था उसके बराबर रख के हल करने पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हमें हमारा सोल्यूशन सेट मिल गया। तो थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2। क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का भी तरीका क्या होता है कि थोड़े से लेंथी हो, ज़्यादा बार अपने हाथों से गुजारें, ज़्यादा टाइम दें, और वो आसान लगने लग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।